दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों, आज हम RIMC का दिसंबर 2010 का मैथ्स पार्ट ए सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पहले भी हमने जून 2009, दिसंबर 2009 और उसके बाद जून 2010 का सॉल्यूशन अपलोड किया है। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ उसके बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें crackrmc@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपके जो भी दोस्त लोग RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको पढ़ाई में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर सॉल्यूशन की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेंट्रॉइड एंड आर्थोसेंटर। तो हमको यहाँ पे दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक सेंट्रॉइड का डेफिनेशन पूछा है और आर्थोसेंटर का डेफिनेशन पूछा है। तो यहाँ पे आपको फिगर से समझाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ। द पॉइंट थ्रू विच ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल पासेस इज नोन एज सेंट्रॉइड। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये फिगर में हमको दिखाया है, ट्रायंगल ABC के तीनों मीडियन जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट G, तो इस पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल कहते हैं। अभी मीडियन मतलब क्या कि वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले बाजू के सेंटर पॉइंट में जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम मीडियन कहते हैं। मतलब मीडियन क्या करता है, जो लाइन पे वो मीडियन आता है वहाँ पे वो उस लाइन को दो समान भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन सेंट्रॉइड का। अभी आर्थोसेंटर, द डेफिनेशन ऑफ आर्थोसेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द थ्री altitude ऑफ ट्रायंगल passes इज नोन एज आर्थोसेंटर। मतलब यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल के मुकाबले यहाँ पे क्या किया है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे राइट एंगल लाइन ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पे हमने सामने वाले लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, खाली वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड की जो साइड है उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे तीनों जगह पे दिखाया गया है कि ये जो भी लाइन्स है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ये जो तीनों ऑर्थो लाइन्स है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब यहाँ पे H पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 5x/6 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 54। ओके, तो फ्रैक्शन का एडिशन का सम है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x/6 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 54। ये 6 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारा 6। तो यहाँ पे 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 54। देयरफॉर 9x/6 इज इक्वल टू 54। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। देयरफॉर 3x is equal to 54 into 2. Therefore x is equal to 54 into 2 upon 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 and 18 2 जा 36।
तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 36। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ओके, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। पहला हमको फैक्टराइज करना है x⁴ माइनस इन ब्रैकेट y+2⁴। तो जैसे कि हमने ऐसे वाले सम पहले भी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे हमारा a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ होगा। हमारा a² माइनस b² का फार्मूला क्या है? a² माइनस b², इसको हम फैक्टराइज करते हैं a प्लस बी इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। तो हम ये x⁴ माइनस वाई इन ब्रैकेट y+2⁴ को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस y+2²। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाएगा हमारा? x² माइनस y+2⁵ और दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा x² प्लस इन ब्रैकेट y+2²। अभी ये x² माइनस इन ब्रैकेट y+2² को हम वापस a² माइनस b² से a² माइनस b² के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इन वन ब्रैकेट x प्लस y+2 ब्रैकेट कंप्लीट इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस y-2 ब्रैकेट कंप्लीट, then big bracket complete, and in small bracket x² plus y+2²। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया हमारा पहले वाले का आंसर। ठीक है, अभी सेकंड वन है 1+2xy माइनस इन ब्रैकेट x² प्लस y²। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x² प्लस 2xy माइनस y²। तो इसको और भी अलग हम लिख सकते हैं 1 माइनस इन ब्रैकेट x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है ना, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर का पूरा साइन चेंज हो गया। अभी हमको मालूम है x² माइनस 2x प्लस y², इसका फैक्टराइज क्या होता है? इसका फैक्टराइज होता है हमारा x माइनस y द होल स्क्वायर। अभी ये माइनस, अभी ये 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो अभी ये 1² माइनस इन ब्रैकेट x माइनस वाई द होल स्क्वायर, वापस यहाँ पे हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग सकता है। तो इसको हम वापस फैक्टराइज करेंगे 1 प्लस x माइनस वाई और 1 माइनस x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेकंड वन का आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया हमारा ए का आंसर, ये आ गया हमारा बी का आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4155 एट 19% पर एनम फॉर 105 डेज। बहुत ही आसान सवाल है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो हमको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है
SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100 बराबर। तो P यहाँ पे हमको दिया है 4155, N दिया है 105 डेज। तो डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस डेज को 365 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105, नीचे लिख देंगे 365 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 19% और ये 100 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 331569 अपॉन 1460। आप डिवीज़न कीजिए, मैं डिवीज़न नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये डिवीज़न करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा SI इज इक्वल टू ₹227.10। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 227.10, 227 रुपये 10 पैसा, ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if 4 plus 5 the whole raised to 5n plus 3 is equal to 5 plus 4 the whole raised to 7। तो यहाँ पे हमको एक्सपोनेंट और उनके बेसिस दिए हैं और उसके बेसिस पे हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 4 + 5 क्या है हमारा 9, 9 रेज टू 5n + 3 इज इक्वल टू 5 + 4 आया हमारा अगेन 9, 9 रेज टू 7 दिया है हमको। तो जैसे कि अभी यहाँ पे LHS और RHS में बेसिस कॉमन हो गए, तो हम खाली एक्सपोनेंट को कंसिडर करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5n + 3 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 - 3 4, 4 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा n का वैल्यू। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द सम इन रैशनल फॉर्म। मतलब हमको ये डेसिमल दिए गए हैं और उनका सम करके हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में देना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इन डेसिमल को हम पहले रैशनल नंबर में लिखते हैं। 3.4 को हम लिख सकते हैं 34/10 प्लस 2.025 को हम लिख सकते हैं 2025/1000 प्लस 9.36 को हम लिख सकते हैं 936/100 प्लस 3.622 को लिख सकते हैं हम 3622/1000। तो एडिशन करने के लिए पहले तो हमको इनका सबका बेस कॉमन करना पड़ेगा। तो बेस का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारा 1000। तो ये एलसीएम के हिसाब से हम इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा 3400 प्लस 2025 प्लस 9360 प्लस 3622 डिवाइडेड बाय 1000। ये ऊपर का पूरा एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 18407/1000।
ठीक है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे बताया गया है कि हमको इनका एडिशन रैशनल फॉर्म में चाहिए, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 18407 अपॉन 1000। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको फटाफट 5 मार्क दे के जा सकता था। तो चलिए बढ़ते अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1575 a person loses 23%. How much should he sell to make a profit of 13%? मतलब एक आदमी जब भी उसका एक टेबल जो है वो 1575 अमाउंट को बेच देता है तो उसको 23% लॉस होता है, तो उसको अगर 13% प्रॉफिट चाहिए तो उसका एसपी कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा इक्वेशन बनेगा सीपी वर्सेस एसपी। तो पहले तो 23% लॉस के लिए हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ रहेगा तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 23 77 रुपीज़ बन जाएगा। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है कि जब भी सेलिंग प्राइस 1575 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1575 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 77। तो यहाँ पे आएगा हमारा 7 11 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा 222500 अपॉन 11। ठीक है। तो अभी हमको ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया, तो हमको पूछा क्या गया है कि हमको 13% प्रॉफिट पे अगर उसको बेचना है तो उसका एसपी कितना आएगा। तो वापस उसको हम उसी फॉर्मेट में डालेंगे। ये हमारा आया सीपी, ये आया एसपी। हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 13% प्रॉफिट के साथ हो जाएगा 113। तो अभी हमारा कॉस्ट प्राइस है 22500 अपॉन, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 22500 इंटू 113 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11। ये 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया 25425 अपॉन 11। अगर इसको हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर बनेगा, मैं यहाँ पे डिवीज़न नहीं करूँगा, आप डिवीज़न कर लीजिए। हमारा आंसर आएगा 2311.36। ठीक है बच्चों। सो और आंसर इज इक्वल टू 2311.36 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ of a rectangle is 8 meter less than twice its width. If the perimeter of rectangle is 56 meter, find its length and width. ओके, हमको यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ में एक रिलेशन दिया है, हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है और हमको लेंथ और विड्थ उसका फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट width of rectangle is equal to x, therefore length of rectangle कितना हो जाएगा, क्या बताया हमको, length of rectangle is 8 मीटर लेस दैन twice its width। मतलब यहाँ पे width का twice लेते हैं 2x और उसमें से हमको 8 मीटर माइनस करना है, मतलब -8। तो ये हो गया हमारा लेंथ इन मीटर
ये हो गया विड्थ इन मीटर। अभी इसके बाद हमको क्या दिया गया है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 56 मीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो हमको मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर दिया है हमको 56 मीटर और यहाँ पे हमारा आएगा 2 इन ब्रैकेट लेंथ है 2x माइनस 8 प्लस विड्थ है x बराबर। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा बनेगा 56 इज इक्वल टू 4x माइनस 16 प्लस 2x, therefore 6x is equal to 56 plus 16, therefore x is equal to 72 upon 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, therefore x is equal to 12। ठीक है बच्चों, तो x क्या है यहाँ पे, x है हमारा विड्थ और लेंथ के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला हमने पहले बनाया है, जो भी हमको कंडीशन दी है वो हिसाब से। तो हमारा अभी L बन जाएगा, L इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो x का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 12, इसलिए हम लिखते हैं 2 इंटू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर आया विड्थ is equal to 12 meter and length is equal to 16 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ पाथ 3 मीटर वाइड रन्स आउटसाइड एंड अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 99 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ओके, तो पहले तो हमको दिया गया है कि एक पार्क है अपना स्क्वायर शेप में। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। उसका लंबाई है हर बाजू, स्क्वायर मतलब उसका हर बाजू का लंबाई आएगा 99 मीटर। अभी इसमें क्या किया है उन्होंने, ये पार्क के बाजू में 3 मीटर विड्थ का एक रोड बनाया है। मतलब यहाँ से ये डायमेंशन आ गया 3 मीटर और यहाँ से ये आ गया 3 मीटर। मतलब ये जो रोड है उसका आउटर डायमेंशन आया हमारा 105 मीटर। वो भी स्क्वायर है तो उसका दोनों बाजू का लंबाई आएगा 105 मीटर। तो उन्होंने हमको पूछा है कि ये जो कुछ भी वॉकवे है या पाथ है उसका एरिया कितना है। तो सिंपल है, हमको पहले बाहर का स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से इनर स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा तो हमारा पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पार्क जो कि स्क्वायर में है और स्क्वायर का हमको फार्मूला मालूम है। स्क्वायर का एरिया होता है हमारा एस स्क्वायर, एस मतलब हमारा साइड का लंबाई है, वो है हमारा 99। तो 99 का स्क्वायर 9801 मीटर स्क्वायर। अभी हम वो पार्क का रोड के साथ में मतलब आउटर साइड के डायमेंशन के साथ पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो आउटर एरिया ऑफ पार्क टोटल एरिया आएगा मतलब ये। तो अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 105 स्क्वायर। 105 का स्क्वायर आता है हमारा 11025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू आउटर एरिया 11025 माइनस एरिया ऑफ पार्क 9801 इज इक्वल टू आएगा हमारा 1224 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो एरिया वो पाथ आया हमारा 1224 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 1224। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे फिगर दी है, ये फिगर का जो शेडेड ब्लैक पोर्शन का एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है। हमको गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड ऑफ 14 सेंटीमीटर। मतलब ये ABCD स्क्वायर है, उसका साइड का लंबाई है 14 सेंटीमीटर। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। तो ये APB एंड BPC ये दो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है। तो अभी ये सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमको मालूम है ये स्क्वायर का साइड का लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ये दो हाफ सर्कल मिलके एक सर्कल हो जाएगा, तो वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमको ये स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो पहले तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारा आता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बाद में हमारा आएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7। डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस कितना बन जाएगा 7 इंटू 7। 7 को 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल 154। तो हमारा आंसर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 42। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बॉयज, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट वेट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड whose length is 60 centimeter if 1 cubic meter of wood weighs 500 kg। ओके, तो हमको एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक का साइज दिया है और हमसे पूछा गया है उसका वेट कितना होगा, जबकि 1 क्यूबिक मीटर वुडन ब्लॉक का वेट दिया है हमको 500 kg। तो पहले तो हम क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू साइड क्यूब। हमको साइड दिया है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 0.6 मीटर। उसका क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.216 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी हमको उन्होंने और एक जानकारी दी है कि 1 क्यूबिक मीटर वुड का वेट है 500 kg। तो हमको 0.216 मीटर क्यूब वुड का वेट निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले तो दिया है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब और यहाँ पे दिया है वेट। तो 1 मीटर क्यूब के लिए उन्होंने दिया है 500। तो हमको निकालना है 0.216 मीटर क्यूब, मतलब हम इसको लिखेंगे 216/1000 मीटर क्यूब के लिए कितना वेट आएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 216 इंटू 500/1000। ये 2 0 चले गए और हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 1080/10।
ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा वेट ऑफ वुडन क्यूबॉइड आया 108 kg। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 108। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर्स is 1230. If 20% of one number is equal to 50% of another number, find the numbers. ओके, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले कंसिडर करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या बन जाएगा हमारा? सेकंड नंबर बन जाएगा हमारा 1230 माइनस x। ठीक है, अभी हमको क्या दिया गया है? 20% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ 1230 माइनस x। तो चलिए हम उसको लिखते हैं। 20% ऑफ x कितना हो जाएगा? 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 50% ऑफ x, 50 इन ब्रैकेट 1230 माइनस x अपॉन 100। यह 100 को 100 कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख पाएंगे 20x इज इक्वल टू 50 इंटू 1230 माइनस 50x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 इंटू 1230 अपॉन 70। तो ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। ये ज़ीरो आ गया पहला, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। तो हमारा एक नंबर आया 6150 अपॉन 7। ठीक है, तो अभी दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हमको क्या दिया गया है? दोनों नंबर का सम जो है 1230 है, तो हम दूसरा नंबर निकालेंगे 1230 माइनस 6150 अपॉन 7 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 6150 अपॉन 7। तो ये नंबर बन गया हमारा 2460 अपॉन 7। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आया हमारा 6150 अपॉन 7 एंड सेकंड नंबर आया हमारा 2460 अपॉन 7। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? तो हमको एक पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल लिया है 24 डिग्री है, तो हमको उसका साइड्स पूछा है। तो हमको रूल मालूम है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो अभी हमको यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल दिया है 24, तो उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 360 24, 24 1 ज़ा 24, 24 15 ज़ा 360। तो वो पॉलीगॉन्स के 15 साइड्स टोटल रहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 15। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter
is rolled along its length and a cylinder is formed, find volume of cylinder. ओके, तो यहाँ पे हमको दिया है एक स्क्वेयर रेक्टेंगुलर शीट है जो 44 सेंटीमीटर लेंथ है, 18 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल किया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अभी यहाँ पे 44 मीटर जो लेंथ दी है वो हमारी सिलेंडर की क्या बन जाएगी, वो हमारा सिलेंडर का सरकमफेरेंस बन जाएगा। हमको मालूम है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर और पाई डी। ठीक है, यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया है हमको 44 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू है 22/7, डी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 44 इंटू 7/22, 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, तो हमारा डायमीटर आया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल आया 14 सेंटीमीटर। अभी हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7, डायमीटर 14 मतलब रेडियस बन गया हमारा 7, तो इंटू 7 और हाइट दिया है हमको 18 सेंटीमीटर। 7 को 7 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 2772। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग is running at speed of 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इन सेकंड्स। यहाँ पे सेकंड में पूछा है, विल इट टेक टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिकल पोल। तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर्स है, वो 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसको एक पोल को क्रॉस करने में कितने सेकंड का टाइम लगेगा हमको पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले तो हमको ये जो स्पीड दिया है ट्रेन का वो 120 किलोमीटर पर आवर्स है और हमको टाइम निकालना है सेकंड में। तो 120 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, बराबर है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 120 इंटू 5/18, तो 2 9 ज़ा 18, 2 60 ज़ा 120, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, तो हमारा स्पीड आया 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है हमारा 250 मीटर जो कि ट्रेन का लंबाई है, और स्पीड है हमारा 100/3, मतलब वो हो जाएगा हमारा 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये 0 को 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 75/10, मतलब 7.5 सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 7.5। क्लियर है बच्चों। ओके, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमको पूछा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने परसेंट है, मतलब हमको इसमें इंग्लिश का भी पढ़ाई है, मैथमेटिक्स का भी पढ़ाई है। ठीक है, तो हमको मालूम है नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ
अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश इज इक्वल टू 26। तो हो गया अभी आसान हमारा क्वेश्चन। तो हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए अभी हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 26:5, देन 100 हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा बनेगा 100 × 5 अपॉन 26। तो हमारा बनेगा 250 अपॉन 13। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 19.23%। ठीक है बच्चों, और आंसर इज 19.23% वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्शन का समय। यूजिंग कंपास एंड स्केल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD in which AB is equal to 4.5 centimeter, AD is equal to 5 centimeter, AC is equal to 6 centimeter, CD is equal to 5 centimeter। पहले तो हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर निकाल लेते हैं। कोई भी रफ फिगर निकालेंगे तो हम उसको नाम देंगे ABCD। हमको दिया है AB इज इक्वल टू 4.5, मतलब ये 4.5 दिया है हमको। बाद में दिया है AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये AD 5 सेंटीमीटर है। बाद में AC 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंबाई है ये हमको दी है 6 सेंटीमीटर। और आखिर में दिया है हमको CD 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इससे हम क्वाड्रिलैटरल निकालेंगे। क्वाड्रिलैटरल निकालने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लाइन AD ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमको CD दिया है। CD दिया है तो हमारा ये पॉइंट बन गया ये पॉइंट बन गया D। हम कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेट करेंगे, D पॉइंट पे हमारा पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क मारेंगे। ठीक है, बाद में हमको और एक डिस्टेंस दिया है, हमको डिस्टेंस दिया है AC दिया है हमको 6 सेंटीमीटर। तो कंपास में हम 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेट करेंगे, पॉइंटर को A पे रखेंगे और पहले जो आर्क मारा है उसको हम क्रॉस आर्क मारेंगे तो हमारा ये पॉइंट बन गया पॉइंट C। तो हम C और D को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाद में अभी हमको लाइन AB का डायमेंशन दिया है, AB का डायमेंशन दिया है 4.5। अगेन कंपास में 4.5 हम सेट करेंगे, पॉइंटर A पे रखेंगे और एक आर्क मारेंगे जो कि ऐसा आएगा। और उसके बाद हमको डायमेंशन दिया है, एक्चुअली ये सब में हमको दोनों डायगोनल 6 सेंटीमीटर दिए हैं। यहाँ पे इनका कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तो फिर हम D पे पॉइंटर रखेंगे, 6 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस रखेंगे और ये जो A से हमने अभी जो आर्क मारा था उसको क्रॉस आर्क मारेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा पॉइंट B। फिर पॉइंट B से पॉइंट C हम ज्वाइन कर देते और पॉइंट B से पॉइंट A हम ज्वाइन कर देते। तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, हमारा ये जो दोनों डायगोनल्स रहेंगे ये दोनों डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर के रहेंगे। ये कुछ तो मिस्टेक है ये प्रॉब्लम में, ये बहुत सारा मिस्टेक्स रहता है RMC के पेपर सेट में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए क्लियर है। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड and 10% his salary on house rent and 50% of remaining salary
on studies of his children. Rest money he saves. If salary is ₹1000, what is his saving? ओके, तो पहले तो हमको दिया गया है कि वो जो आदमी है वो 20% एंड 10%, ऐसा टोटल 30% अमाउंट ऑफ उसका सैलरी फूड एंड हाउस रेंट पे स्पेंड कर देता है. मतलब टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फूड प्लस हाउस रेंट इज इक्वल टू 30%. अभी उसका सैलरी दिया है हमको ₹1000, ठीक है. तो 1000 का 30% कितना आएगा? 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100. 100 को 2 0 कैंसल, मतलब वो आया ₹300. ठीक है. अभी उसका रिमेनिंग सैलरी कितना हुआ? रिमेनिंग सैलरी इज इक्वल टू 1000 माइनस 300 इज इक्वल टू ₹700. अभी रिमेनिंग सैलरी का क्या कर रहा है वो? रिमेनिंग सैलरी का 50% स्टडीज़ ऑफ चिल्ड्रन पे उसका एक्सपेंसेस है. तो एक्सपेंसेस एट द रेट स्टडी वो है हमारा 50%. तो 700 का 50% क्या हो जाएगा? 700 इंटू 50 अपॉन 100. और 100 को 100 कैंसिल हो जाएगा. 7 5 35 और 50 का 0 आ गया. तो एक्सपेंडिचर ऑन स्टडी आया उसका ₹350. तो सेविंग कितना है उसका? सेविंग इज इक्वल टू 1000 उसका जो सैलरी है वो माइनस एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट 300 प्लस एक्सपेंसेस ऑन स्टडीज 350. तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा ₹350. ठीक है. तो हमारा आंसर आया उसका सेविंग जो है सेविंग रहेगा ₹350. क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. मतलब जो हमको रैशनल नंबर दिया है -7/3 उसका हम डबल करेंगे तो उसमें कौन सा नंबर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारा आंसर 3/7 आएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पकड़ते हैं लेट द नंबर टू बी एडेड बी x. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 इंटू -7/3 प्लस x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3/7. ठीक है. आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7. तो इसको हम और भी आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3. तो ये एडिशन करने के लिए हम ये 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम आएगा हमारा 21. सो 3 3 ज़ा 9 प्लस 14 3 ज़ा 98 अपॉन 21 इज इक्वल टू 107 अपॉन 21. तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 107 अपॉन 21. यही नंबर रहेगा जो कि पहले वाले रैशनल नंबर के ट्वाइस में ऐड करेंगे तो हमको 3/7 आंसर मिल जाएगा. क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं अभी अपना
ये पार्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सागरिका वॉक्स 8 मीटर वेस्ट एंड 15 मीटर नॉर्थ, हाउ फार इज सी अवे फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। ओके, तो हमको क्वेश्चन दिया गया है, सागरिका ये पॉइंट से वेस्ट की तरफ 8 मीटर जाती है और बाद में नॉर्थ की तरफ 15 मीटर जाती है। तो हमको पूछा गया है कि ओरिजिनल जो लोकेशन है वहाँ से अभी सागरिका का जो लोकेशन है वो कितना दूर रहेगा। मतलब क्या पूछा गया हमको, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमको उसका हाइपोथेनियस पूछा है और हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा साइड 1 है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आएगा 64, 15 का स्क्वायर आएगा 225। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे, एडिशन करके हमारा आएगा 289। 289 हमारा है हाइपोथेनियस स्क्वायर, देयरफॉर हाइपोथेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 17। तो यह है हमारा डिस्टेंस 17 मीटर। तो सागरिका का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो 17 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 17। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमारा RIMC मैथ्स दिसंबर 2010 का पार्ट ए सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको सब क्वेश्चंस के डाउट जो रहेंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमें लिख सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो आखिर में ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे ही आगे RIMC रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी दोस्त लोग RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के आंसर के साथ। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।